बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई राजनीतिक दलें चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन एक वो दल है जो राजनीतिक दल का स्वरूप तो अभी नहीं लिया है, लेकिन अक्टूबर में ये दावा किया जा रहा है कि वो राजनीतिक दल के रूप में संगठित हो जाएगी, गठित हो जाएगी और राजनीतिक दल के रूप में उसका एक आकार बिहार में दिखने लगेगा। वो दल है जनसुराज। जनसुराज के प्रशांत किशोर इस समय पूरे बिहार के अलग अलग गांव और शहरों में घूम रहे हैं। बिहार के लोगों को बता रहे हैं कि आप बाहर जो नौकरी करते हैं तो इससे बेहतर है कि अगर जनसुराज को समर्थन देंगे तो बिहार में फैक्ट्रियां लगेगी, उद्योग लगेगा। चूँकि उद्योग एक बड़ा विषय बिहार के लिए हमेशा से रहा है, तो आज जनसुराज और बिहार की जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति है उसको कैसे बदलेंगे, क्या प्लान है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जनसुराज के एक सदस्य हैं बाबुल विवेक, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया चूँकि बिहार में विस्तार नहीं हो रहा था। कारण यही बताते हैं अमूमन ये कि बिहार में विस्तार ना होने के कारण आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ा और जनसुराज में मुझे कुछ अच्छा दिखा, जिसके कारण से मैं उसकी सदस्यता लिया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इकराम भाई। प्रशांत किशोर की कई मैंने भाषणों को देखा और वो कहते हैं कि बिहार के सामाजिक स्थिति को मुझे बदलना है और बिहार को बदलने के लिए हम जनसुराज को खड़ा कर रहे हैं, मुझे किसी प्रकार का कोई ओहदा नहीं चाहिए। तो बिहार में प्रशांत किशोर का साथ आप देने के लिए खड़े हो गए बाबुल जी। दो प्रश्न है। एक तो कि हम जनसुराज में क्यों आए, जो पहला सवाल है। तो सवाल ये है कि 2012 के पहले जब देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था और हम लोग युवा हुआ करते थे, वैसे तो बचपन से सामाजिक चीज़ों से हम मेरा वास्ता रहा है, अलग अलग संगठन में मैंने बचपन से काम किया और वो अब तक मेरा जारी है। लेकिन जब 2012 में अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई और भ्रष्टाचार विरोधी एक माहौल पूरे देश में खड़ा हुआ, चाहे वो 2G घोटाला हो, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला हो, उन घोटालों को लेकर जब पूरे देश में एक माहौल बनने लगा, अन्ना आंदोलन एक खड़ा हुआ कि भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम खड़ी होगी। उसके बाद उससे एक दल निकला जो आम आदमी पार्टी के रूप में निकला और उस आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम जनता की राजनीति करेंगे, लोगों की राजनीति करेंगे। ये जो राजनीति में पैसे से पावर, पावर से पैसा का खेल है, इस खेल समीकरण को हम खराब करेंगे, इस समीकरण को बिगाड़ेंगे और एक नया समीकरण बनाएंगे कि जो कि देश के लोगों का समीकरण होगा, जो देश के आम जनों का समीकरण होगा। आम आदमी पार्टी राजनीति में आई, कम समय में उसने काफ़ी सफलता हासिल किया। काफ़ी कम समय में आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार बनी, 3 बार उसने दिल्ली में चुनाव जीता। यहाँ तक कि गुजरात जैसे जो भाजपा का गढ़ है, वहाँ पर भी उसने मजबूत प्रदर्शन किया। वहीं से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। वहीं से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला। आज गोवा में भी कुछ उम्मीदवार हैं। बिहार में भी हम लोगों ने संगठन को आगे बढ़ाने की दिशा में 2012 से लगातार काम किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि हमको लगता है कि नेतृत्व जो आम आदमी पार्टी का था वो बिल्कुल नया नेतृत्व है, उसको संगठन का समझ नहीं है और जो संगठन है वो प्रॉपरली जो है वो नहीं आ पाया धरातल पे बिहार जैसे जगहों पर। तो उसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता, काफ़ी लंबा संघर्ष किया, लेकिन कोई राजनीतिक बदलाव नहीं हो पाया। इसी बीच में हमने प्रशांत किशोर जी को देखा। जो प्रशांत किशोर जी को हम पहले जानते थे कि एक चुनावी जो प्रबंधक हैं, चुनाव प्रबंधन करते हैं, बड़े रणनीतिकार हैं और चुनाव प्रबंधक हैं। लेकिन बाद के दिनों में हमने देखा कि प्रशांत किशोर जी जब बिहार के विज़न को लेके आए कि बिहार में हमें बदलाव करना है, तो मुझे लगा कि यही तो वो उद्देश्य है जिस उद्देश्य के लिए मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा था। और यह सत्य है कि मैं बिहार में रहता हूं, मैं भागलपुर में रहता हूं। आम आदमी पार्टी ने जो भी सकारात्मक बदलाव किए हैं वो राजनीति में दिल्ली में आया या पंजाब में जहां वो शासन में आई, जहां वो सत्ता में आई, उसने प्रयास किया और बहुत हद तक उन चीज़ों को करने का कोशिश किया। लेकिन बिहार में वो कमी खल रही थी और प्रशांत किशोर जी ने उसी कमी को पूरा करने की दिशा में जो कदम बढ़ाया और बिहार ये नारा दिया कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे जो बिहार की बेहतरी के लिए काम करेगा। यानी कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो है इकराम भाई, वो जाति की है। जातिगत आधार पर बटा हुआ समाज, धर्म के आधार पर बटा हुआ समाज, इसमें मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो अगर कोई एक ऐसा दल जो जाति और धर्म के समीकरण को तोड़ने की बात करती है तो निसंदेह मुद्दे प्रधानता में आएंगे और राजनीति अगर होनी चाहिए तो मुद्दे की होनी चाहिए, ये सत्य है। तो मुद्दों की राजनीति के लिए हम जनसुराज में आए। कई दशकों से जो बिहार उद्योग का दंश झेलता है, यहाँ कहते हैं कि उद्योग का कोई स्कोप नहीं, कोई कहता है समुद्र तट नहीं है जिसके कारण से यहाँ पर उद्योग फल फूल नहीं सकता है। अब बार बार प्रशांत किशोर जी ये कहते हैं कि मैं यहाँ उद्योग लगाऊंगा, जो बाहर में प्रवासी मजदूर हैं बिहार के उन सबको वापस लेके आऊँगा। कई स्लोगन हैं उसके, कहते हैं कि दिल्ली में हम जब मिलते हैं बिहारियों से तो वो लोग कहते हैं कि 2025 के चुनाव में आपकी सरकार बनेगी तो हम लोग फिर फाइनली बिहार आएंगे तो वापस लौट के आएंगे। तो बिहार में उद्योग लगाना कितना चुनौती है आपके लिए? क्योंकि अब तक जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर राज करती रही है उसने सभी ने कहा है कि यहाँ उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है।
देखिए, जहाँ तक वातावरण की अगर बात करें तो हरियाणा को भी कोई बंदरगाह नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी नोएडा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर आप देखेंगे गाजियाबाद कोई बंदरगाह नहीं है, दिल्ली में कोई बंदरगाह नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो बिना बंदरगाह के विकसित हुए हैं, और उनको विकसित करने के लिए जो नेतृत्व करता है उसका उद्देश्य और उसका लक्ष्य, ये दो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या पाना है और किसके लिए पाना है। वो चीज़ें प्रशांत जी में साफ दिखती है। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में अपार संभावनाएं हैं। अगर हम बात करें कि अभी हमने देखा लोकसभा चुनाव में जब चुनाव आता है तो नेता आते हैं और मंच से कहते हैं कि अपना क्षेत्र तो जो है इस सिल्क का बहुत बड़ा उत्पादक है। आप अगर नौगछिया में चले जाएंगे तो लोग वहीं पर नेताजी जाके कहेंगे मकई के आप बहुत बड़े उत्पादक हैं। हम आप हाँ, यह सत्य है कि हमारा जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के प्रमुख उत्पादक हैं और बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि हमारे पास जो हम कहते हैं कि कृषि प्रधान उद्योग यहाँ पर हम लगा सकते हैं, उसके लिए अपार संभावनाएं हैं। अगर हम बात करें मैन पावर की तो मैन पावर पूरे बिहार का ही है जो पूरे देश में अलग अलग जगह पे जाके मजदूरी कर रहा है। आपके पास मैन पावर है, पूरे देश में सबसे बड़ा मैन पावर अगर हम कहें। आपके पास संभावनाएं हैं कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में। कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की। किसी सरकार ने ईमानदारी से इस चीज़ का प्रयास नहीं किया, और ये प्रयास इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि मुद्दे जो हैं वो राजनीति में गौण है। इस बात को हर कोई महसूस करता है कि हमारे यहाँ राजनीति में मुद्दे गौण हो गए हैं, जाति आगे आ जाता है, धर्म आगे आ जाता है, ऐसे में विकास पीछे छूट जाता है और नेता उतना ही काम करता है जितना से उसको वोट मिले। यानी इस बात को आप मानते हैं कि बिहार के लोगों में इस बात की अभी भी उम्मीद है कि जाति से परे उठ करके हम ऐसी सरकार बनाएं जो लोगों को रोजगार दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके, लोगों को स्वास्थ्य दे सके बढ़िया, और लोगों के लिए उद्योग धंधा भी लग सके। इस बात को आप मानते हैं? निसंदेह इस बात को हम मानते हैं, और देश में समय समय पे ये चीज़ साबित भी हुआ है। जब हम अगर, क्योंकि मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, मैं पहले चुनाव की बात करूँ तो लोग कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि का आदमी आके और सत्ता पे बन रहे, अरे हवा का बुलबुला ऐसे ही फूट जाएगा। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने उसी विश्वास के साथ पहली बार चुना, और दूसरी बार उससे भी अधिक विश्वास के साथ चुना, और तीसरी बार फिर 63 सीटों को देकर चुना। तो इसीलिए चुना क्योंकि लोगों को आम आदमी पार्टी की बातों में सच्चाई नजर आई, उनको संभावना नजर आई कि हाँ ये जो कह रहे हैं उसको करेंगे। अच्छा, यहाँ जो जाति आधारित चुनाव होते हैं या राजनीति होते हैं, यहाँ तक कि उम्मीदवारों का चयन भी जाति के आधार पर ही होता है। तो ये जो एक बहुत बड़ा चस्का लगा हुआ है, तो उस चस्के को तोड़ना तो बड़ी चुनौती है यहाँ बिहार में। देखिए, हर कोई इस बात को महसूस कर रहा है। आज अगर हम बात करें, हम आसपास के जगह को देखें, जाति आधारित निसंदेह बिहार के को जब हम बात करें तो समीकरण आधारित राजनीति की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें, अगर हम पूर्णिया लोकसभा की घटना को देख लें, जहाँ की लोगों ने जाति के बंधन को पूरी तरह से तोड़ दिया, धर्म के बंधन को पूरी तरह से तोड़ दिया। भारत में केवल 5-7 सीटें ऐसे थे, लगभग 543 लोकसभा सीटों में से केवल 5-7 इसके ऐसा समय समय पे जहाँ पे भी लोगों को विकल्प मिला है वहाँ पे लोगों ने विकल्प को चुनने का काम किया, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पूर्णिया हो, आपको स्थिति वही नजर आएगी। अच्छा, बिहार में एक चीज़ मुझे बताइए, कहते हैं कि मुसलमान हमेशा से एंटी बीजेपी पोल करता है और मुसलमानों को डेवलपमेंट से ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, यानी सुरक्षा चाहिए। तो लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं कि मुसलमानों के हित के लिए काम करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। नीतीश कुमार का भी वही कहना है कि मैंने मुसलमानों के लिए जो काम अभी तक किया है शायद दूसरी राजनीतिक पार्टी बिहार में नहीं की है। तो इन दोनों का जो अपना एक कथन है, इससे परे प्रशांत किशोर की तरफ मुसलमान किस उम्मीद से आएंगे? देखिए, मुसलमानों का दिल जो है वो भर चुका है इन स्थापित राजनीतिक दलों से। हम 2019 के चुनाव की बात करें तो कन्हैया कुमार जब लड़ रहे थे बेगूसराय से, तो राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार, जबकि वो उस समय पे जो यूपीए अलायंस था, यूपीए अलायंस के हिस्से में वो सीट गया था कम्युनिस्ट को। कम्युनिस्ट पार्टी से जैसे ही कन्हैया कुमार उम्मीदवार हुए, लालू प्रसाद यादव ने वहाँ से राजद का अपना उम्मीदवार खड़ा करवा दिया। क्यों? इसीलिए कि कन्हैया कुमार को हराना है। कन्हैया कुमार को क्यों हराना है? क्योंकि उनके बेटे के रास्ते का कोई रोड़ा न बने। वही काम उन्होंने पूर्णिया में किया। तो आखिर देश का मुसलमान, बिहार का मुसलमान हो या बिहार का यादव हो, हर कोई इस बात को समझ रहा है कि न ये यादवों के भले की बात करते हैं, न ये मुसलमानों की भले की बात करते हैं। ये हमें यादव और मुसलमान को केवल गुमराह करते हैं और भले की बात अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। ये इस बात को हर कोई अब समझ रहा है। अभी सभी राजनीतिक पार्टियां यही कह रही है कि ये तो
भारतीय जनता पार्टी की कोई प्ले टीम है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रही है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है, इसलिए प्रशांत किशोर जी उसके लिए काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा आरोप प्रशांत किशोर जी पर लगता है। देखिए, ये जब विपक्ष ये आरोप लगाते हैं तो हमको ये समझ में नहीं आता है उनके पास ये पैमाना कैसे पता चलता है कि इनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का लोग वोट देगा, अब मेरा लोग इनको वोट ही नहीं देगा। और जब आपका लोग वोट नहीं देगा तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? आपको चिंता ही नहीं करना चाहिए ना। सवाल ये भी खड़ा करते हैं विपक्ष, कहते हैं प्रशांत किशोर जी का विचारधारा क्या है? वो तो सब दिन सभी पार्टियों को जिताने के लिए और किसी को हराने के लिए काम करते रहे। कांग्रेस को जिताने के लिए काम किया तो उन्होंने भाजपा को हराने के लिए काम किया, तो उनके पास तो अपना कोई बेसिक आइडियोलॉजी है ही नहीं, तो वोटर उसकी तरफ कैसे जाएंगे? एक बेसिक आइडियोलॉजी है बिहार की बेहतरी, एक बेसिक आइडियोलॉजी है कि बिहार के आम जनों को जगाना, बिहार के आम जनों को जोड़ना और जगा के और समाज को और राजनीति के माध्यम से बिहार को बदलना, ये एक विचार है। आप इस बात को मानते हैं कि राजनीति में समाजवाद का भी कोई स्थान होना चाहिए? होता है। राजनीति में न केवल समाजवाद, साम्यवाद का भी स्थान होता है। राजनीति में स्थान हर किसी का है और हर किसी के मिश्रण से ही आज की राजनीति है। इसमें किसी को हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते, जो भी राजनीति में आया है। लेकिन सामंती प्रथा, साम्यवाद और समाजवाद, तीनों में तो बहुत अंतर है। तो आप इसको सामंती से तुलना करना चाहते हैं? मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर प्रशांत किशोर जी का आइडियोलॉजी क्या है जो बिहार के लोग, ठीक है उस बात को वो मैं मानता हूँ कि वो उद्योग लगाने की जिद लगाए हुए हैं, लेकिन उद्योग लगाने से पहले भी समाजवाद भी तो अस्थायी रूप से हमारी राजनीति में सक्रिय होना चाहिए था। देखिए, राजनीति में प्रशांत जी का जो तरीका है, वो तरीका अब तक जहाँ तक हम समझ पाए हैं इन चीज़ों को, बड़ा अच्छा फिल्टरेशन का सिस्टम है। हमने 12 साल इसके पहले दूसरे दल में भी काम किया, दूसरे दल के लिए भी काम किया, यहाँ पे भी काम कर रहे हैं और आज इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो बड़ा फिल्टर करने का बड़ा अच्छा सिस्टम है। काम करने वाले लोग आगे जाएंगे, काम करने वाले लोगों को आगे जो हम कहते हैं संभावनाएं नज़र आएंगी, वो काम करने वालों के लिए नज़र आएंगी। जिनके अंदर क्षमता होगी वो आगे बढ़ेगा। और ये एक वो प्लेटफॉर्म है कि अब ऐसा नहीं है कि कोई राजा का बेटा यहाँ के राजा बनेगा। अच्छा, यहाँ पे बाबुल विवेक जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता ये हिम्मत कर रहा है कि हाँ मैं जनसुराज के साथ जुड़ के सरकार में जा सकता है, लोगों की बात सुन सकते हैं। एक और चीज़ है कि इस समय जनसुराज में ज़्यादातर वो लोग जुड़े हुए हैं जो पहले कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे राजनीतिक दलों से। अब वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो सब लोग का यही कहना है कि सब लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं, अगर चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलता है तो ये लोग बगावत कर देंगे। तो आपको ये लगता है कि इतने सारे महत्वाकांक्षी लोग एकजुट जगह जब होंगे तो अगर उसको टिकट नहीं मिलता है, चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है, तो संगठन में वो मजबूती दे पाएंगे, भाग जाएंगे वहाँ से, एग्जिट कर जाएंगे? देखिए, जब एक दल बनता है तो ये एक प्रक्रिया होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, फिर नए लोग जुड़ते हैं, उनमें से कुछ रह जाते हैं, कुछ जाते हैं। ये एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है राजनीति का। अपने आप को, जैसे हमारा शरीर अपने आप को फिल्टर कर लेता है, अपने आप को उपयुक्त बना लेता है, तो राजनीति का भी एक प्रोसेस है। आप हर दल में देखेंगे ये प्रक्रिया चलती रहेगी और यह स्वतः प्रक्रिया, इसको न रोका जा सकता है न इसको बढ़ाया जा सकता है। आप इस बात को मानते हैं कि सब लोग संगठित रूप से काम करेंगे? सब लोग संगठित रूप से काम करेंगे, एक लक्ष्य को लेकर काम करेंगे कि बिहार को हमें आगे बढ़ाना है, बिहार का बेहतरी करना है। बिहार में सारी संभावनाओं के होने के बावजूद आर्थिक दृष्टिकोण से हम इतने पिछड़े हुए हैं कि हमारा पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। अब प्रशांत किशोर की जनसुराज बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों से लड़ेगी, ये तो बड़ा टफ चुनौती है। एक निसंदेह ये राजनीति में जो लोग आज बैठे हुए हैं, गठबंधन भी नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी तक तो जो प्रशांत जी की बात है कि हम अकेले लड़ेंगे, बिहार के लोगों के भरोसे लड़ेंगे। और 2 अक्टूबर को जिस दिन हमारी पार्टी लॉन्च होगी, ऐसी पहली पार्टी होगी जो 1 करोड़ संस्थापक सदस्य के साथ लॉन्च होगी। यानी कि 1 करोड़ संस्थापक सदस्य पार्टी से पहले दिन से जुड़े हुए होंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तरह का लॉन्च नहीं किया, इस तरह का अभी तक लॉन्चिंग भारत में हमने नहीं देखा। किसी भी राजनीतिक दल का लॉन्चिंग इस तरह से नहीं हुआ कि 1 करोड़ सदस्यों के साथ उसने पार्टी को लॉन्च किया हो। और कोई भी नई पार्टी आती है, कोई भी नया दल जब आगे बढ़ता है तो यह राजनीति का स्टाइल है कि आरोप प्रत्यारोप और छीटाकशी ये तो लोग करना स्वाभाविक उनका अधिकार है और वो करते हैं। आपकी पहचान हमेशा से बाबुल भाई एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और जुझारू कार्यकर्ता के बीच में हुई है। आप कभी रेलवे स्टेशन के पार्किंग जोन से भी लड़ाई की है, तो कभी नगर निगम से भी आपने लड़ाई की और हमेशा जस्टिस के लिए लड़े। आपको जनसुराज में इस तरह का काम करने का मौका मिलता रहेगा? निसंदेह आशा करते हैं कि जनसुराज के माध्यम से जो बड़ा परिवर्तन है बिहार में, उसके लिए हम लोग काम करेंगे, संकल्पित होकर बिहार को बेहतरी के रास्ते पे ले जाएंगे। जनता का जो राज है उस राज को सही मायने में हम स्थापित करने के प्रयास में जनसुराज एक कदम है। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का सही स्वरूप क्या होना चाहिए, वो जनसुराज बिहार में तय करेगी और पूरे देश के लिए एक आदर्श बनेगी। पूरा देश बिहार की ओर फिर से उम्मीद भरी निगाह से देखेगा कि बिहार फिर से ज्ञान की ज्योति दे रहा है, कि
किस प्रकार से राजनीतिक और लोकतंत्र को सही रूप में स्थापित किया जाए, यह जनसुराज से सिखाएगा लोगों को। शुक्रिया आपने अनुभव साझा करने के लिए और जनसुराज से जुड़ी हुई बातचीत करने के लिए बाबुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इकराम जी, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर साझा कीजिएगा। 2 प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, यूट्यूब और फेसबुक। आप दोनों ही जगह पर अगर नए हैं तो वहाँ फॉलो लाइक कीजिएगा फेसबुक पर, और यूट्यूब पर सिडनी टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को साझा कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।